पर मुझे ऐसा लगता था कि मेरे फाइनेंशियल सिचुएशन सबको देखते हुए मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं अभी सिविल सर्विसेज के लिए राइट अवे स्टेप इन नहीं कर सकता। केंद्रीय विद्यालय से आपकी स्कूलिंग होती है और फिर एनआईटी सूरत आते हैं। टेक का मैं आईआईटी बॉम्बे में एमटेक का हो गया मेरा। देयर विल बी डेज व्हेन वी स्टडी मोर, देयर विल बी डेज व्हेन वी स्टडी लेस। जैसे लायंस किंग ये सब हाँ, देखते हैं, हाँ, बच्चे हाँ, देखते हैं, हाँ। बट हमें रियलाइज़ नहीं होता कि इसका स्कोप क्या है। पेपर में गलती करके सीखने से अच्छा है कि उससे पहले 50 बार वो गलती करके सीख लें। वी शुड एक्सपोज आवरसेल्व्स टू मोर टेस्ट्स। मेरे काफ़ी सीनियर्स का 6 अटेम्प्ट के बाद में सिविल सर्विसेज अब नहीं हुआ और उस चक्कर में उन्होंने 2-3 अटेम्प्ट छोड़े हैं। स्टैंडर्ड रिसोर्सेज काफ़ी हैं या आपने कुछ और भी सप्लीमेंट किया था प्रिपरेशन के दौरान? तो मुझे ये था कि कोई कोचिंग में जा नहीं सकता था रेगुलर क्लासेस के साथ। लेकिन मेरे अग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट पे आप ना जाएं। आई वॉज लिटरली इन टीयर्स, मतलब ऑलमोस्ट 10-15 मिनट तक तो मतलब मेरा रोना ही बंद नहीं हुआ। Hello and a very warm welcome back to this series of Toppers Talk. So Toppers Talk के इस टॉक में मेरे साथ हैं सनीश कुमार सिंह। सनीश कुमार सिंह बाई ट्रेनिंग इंजीनियर हैं, एनआईटी सूरत गए, कॉरपोरेट में जॉब भी किया, इनफैक्ट अभी भी जॉब कर रहे हैं। लेकिन आपके रेलेवेंस का जो सबसे इम्पॉर्टेंट इंट्रोडक्शन है वो ये है कि सनीश ने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन 2024 में 8th रैंक हासिल किया है और इस रैंक के साथ उन्होंने इस एग्ज़ाम को क्लियर किया है। जहाँ तक आपको पता होगा ये एग्ज़ाम अपने फर्स्ट लेवल पे ही एक चैलेंजिंग एग्जामिनेशन है, क्योंकि सिविल सर्विस की तुलना में यहाँ पे यू नीड अ हायर कट ऑफ टू गेट अ कॉल फॉर आईएफएस मेन। तो उस हर्डल के अलावा भी सनीश ने बहुत सारे हर्डल्स को क्रॉस किए हैं, लेकिन ये जर्नी फाइनली एक सिंगल डिजिट रैंक पर कंप्लीट होती है। तो सनीश से हम बहुत सारी बातें करेंगे और उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जर्नी कैसी रही और उस जर्नी में आपके लिए क्या टेक अवे हो सकते हैं। बहुत सारे टिप्स भी मिलेंगे, बहुत सारी स्ट्रेटजिक इंसाइट भी मिलेगी, बट यू नीड टू वॉच इट एंड टू एंड। सो हियर वी स्टार्ट। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सनीश, वार्म वेलकम एंड थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर दिस कॉन्वर्सेशन। Thank you so much, sir, for inviting me to the podcast, and I hope this will be helpful for the aspirants. डेफिनेटली इट विल बी हेल्पफुल। सो सनीश, हम लोग सबसे पहले एकदम इमीडिएट सवाल से स्टार्ट करते हैं। रिज़ल्ट कैसे डिस्कवर किया और डिस्कवर करने के बाद पहला रिएक्शन, पहली फीलिंग क्या थी? किनके साथ ये न्यूज़ शेयर किया, उनका रिएक्शन क्या था? यस सर, तो रिज़ल्ट 19 मई को शाम को 7:45 आया था एंड उसके लिए 5-6 दिन से बिल्डअप चल रहा था कि आ जाएगा एंड आफ्टर 6 वी फेल्ट कि आज भी नहीं आएगा एंड इट 7:45 किसी टेलीग्राम ग्रुप पे रैंडमली किसी एक अननोन पर्सन का मुझे मैसेज आता है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस भैया, एंड दैट गाय हैज़ रीच्ड आउट मी 3 months बैक फॉर एनी सजेशन। तो जैसे ही मैंने सुना कॉन्ग्रेचुलेशंस भैया, तो आई थॉट कि हुआ क्या है। तो जस्ट आई ओपन टेलीग्राम एंड देयर वाज PDF एंड आई वाज थिंकिंग लेट्स लाइक जनरली माय रिजल्ट्स माय वाइफ यूज्ड टू सी, वो मुझे ब्रेक करती थी न्यूज़, बट इस बार वो घर पे नहीं थे। तो मैंने जब सर्च किया तो सनीश जैसे सर्च किया जो 8 दिखा, तो आई वॉज लिटरली इन टीयर्स, मतलब ऑलमोस्ट 10-15 मिनट तक तो मतलब मेरा रोना ही बंद नहीं हुआ, क्योंकि ये जर्नी काफ़ी लंबी रहेगी। तो फर्स्ट आई थॉट ऑफ टेलिंग टू माई वाइफ कि तो शी वॉज इन अ मीटिंग, शी कट माई कॉल एंड देन आई सेंट हर दैट PDF एंड देन शी ऑल्सो स्टार्टेड क्राइंग along with me. Then we added our parents, my in-laws and my own family. So everyone was really happy about that. ये जर्नी अकेली जर्नी नहीं होती ना, बिल्कुल नहीं सर, सारे लोग इस जर्नी के हिस्सा बन जाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे मैं एक इवेंट बताना चाहूँ तो मेरे सबसे बड़े भैया आर्मी में हैं और पुंछ में पोस्टेड है। तो आई स्टिल रिमेंबर जब भैया को पता चला तो उनकी पूरी यूनिट सेलिब्रेट कर रही है कि आपका इतना अच्छा हुआ है। तो वो एक बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है कि आपके हैप्पीनेस सिर्फ आप ही की नहीं है, वो ऑलमोस्ट सबकी एक खुशी बन जाती है। एग्जैक्टली, हैप्पीनेस, प्राइड ऑल्सो। यस सर। तो सनीश, हम लोग बिल्कुल बिगनिंग से शुरू करते हैं। रिकॉर्डिंग के पहले आप बता रहे थे कि आपके पिताजी इंडियन आर्मी से रिटायर किए हैं और आपके बायोडाटा में भी मैं देख रहा था कि आप केंद्रीय विद्यालय से आपकी स्कूलिंग होती है और फिर एनआईटी सूरत आते हैं। तो स्कूलिंग से लेकर के और फिर जॉब में आने तक की जो जर्नी है, उसके बाद हम सिविल सर्विस और फॉरेस्ट सर्विस की तैयारी की जर्नी की बात करेंगे। उसके बारे में थोड़ा सा बताइए और ये भी बताइए
कि किस स्टेज पे किस तरह के इन्फ्लुएंस रहे, किस तरह से आपके करियर को लेकर के एक आपका थॉट प्रोसेस बिल्ड हुआ और शायद चेंज भी हुआ, तो थोड़ा आराम से बात करते हैं। श्योर सर। तो मैं यूपी के गाजीपुर से हूँ, गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट से, जो बनारस के पास में है। तो गांव में शुरू में पले बड़े, मतलब 8 साल की उम्र तक, क्योंकि पापा के ट्रांसफ़र काफ़ी डिफ़िकल्ट पोजीशन एरियाज़ में थे, जैसे सिक्किम वगैरह में था, नथुला पास में। अच्छा। थोड़ा टाइम उनका कारगिल के टाइम पे ही वॉज इन जम्मू दैट टाइम। ही नेवर गेट टाइम टू टेक हिज फैमिली इन सिटी। तो जब 2000 में पापा की एक पीस लोकेशन में जब पोस्टिंग आई नागपुर में, तो इन थॉट कि अभी गांव में बच्चों का शायद पढ़ाई उतना अच्छा नहीं हो पा रहा है, तो शहर में लेके चलते हैं। तो जब उस समय मैं सेकेंड स्टैंडर्ड मैंने कंप्लीट किया था गांव से, तो मतलब वो गांव की भाषा में प्राइमरी स्कूल गदलैया बोलते हैं, हाँ, प्री प्राइमरी। राइट तो वहाँ पढ़े, फिर 2 साल सरकारी स्कूल में पढ़े। सिटी में आए तो केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन लिया था, केवी कामटी मेरा पहला स्कूल था। एंड मुझे याद है कि गांव में थे तो सिर्फ भोजपुरी बोलना आता था, शहर में आए तो हिंदी बोलना है। अच्छा, भोजपुरी भी बोलते हैं? हाँ, अच्छा। तो उस बेल्ट से हैं, बिहार बॉर्डर और गाजीपुर हाँ से। हाँ हाँ हाँ। तो भोजपुरी बोलना आता था। तो जब मैं सेकेंड स्टैंडर्ड में, पापा ने वापस एडमिशन कराना पड़ा क्योंकि थर्ड में एडमिशन नहीं मिला। तो पहला दिन और ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने तक मुझे, मतलब हर बार जाके मैं बोलने लगता था कि, मतलब मैं टीचर को, कि हमरा के घर जाए के बाद तो शी वॉज लाइक कि क्या बोल रहे हो तुम। तो वन माई क्लास टीचर, शी वॉज फ्रॉम इलाहाबाद, आई स्टिल राइट टू मेंशन हर नेम, सुजाता द्विवेदी मैम। क्योंकि मुझे लगता है प्राइमरी में जो टीचर आपको फॉर्म करते हैं और जब आपको मदद करते हैं तो आप ग्रास्प करना ईजी होता है फ्यूचर में। तो मैं उनको एक पिलर मानता हूँ कि उन्होंने मुझसे भोजपुरी में बात करके मुझे हिंदी सिखाया 2 महीने में, और उन्होंने मुझे अपना क्लास मॉनिटर बनाया ताकि मैं सबसे खुल के बात कर सकूँ। तो उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिया। वो कभी भी कहती थी कि बेटा तुम्हें कुछ भी दिक्कत हो तो मेरे क्लास में आ जाओ, ड्राइंग कराऊंगी, कुछ भी कराऊंगी। तो शी ऑलमोस्ट टुक केयर ऑफ मी एज एन लाइक सेकेंड मदर, आई वुड से। तो उतना सब हुआ। फिर 6 स्टैंडर्ड में पापा की पोस्टिंग भुज में आ गई। अच्छा। तो भुज में आने के बाद 6 to 12 मैं केंद्रीय विद्यालय आर्मी कैंट भुज में पढ़ा। तो वहाँ पे अलग टाइप के चैलेंजेस थे, क्योंकि भुज हार्ड स्टेशन था फॉर इवन केवी टीचर्स। हाँ हाँ। तो 11th-12th में मेरे स्कूल में केमिस्ट्री के टीचर नहीं थे, कम्प्लीटली नहीं थे कोई भी 2 साल तक। अच्छा। और मेरे को ये भी था कि मैं थोड़ा, मेरे को हर चीज़ पढ़ने का शौक था। तो मैं 10th में एक डायलेमा में भी था कि यहाँ से मैं मैथ्स लूँ कि बायोलॉजी लूँ। जब मैं उस डायलेमा को नहीं सॉल्व कर पाया तो मैंने दोनों ही ले लिया। तो आई टुक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी। और थोड़ा बहुत ये भी था कि मुझे डॉक्टर बनने का शौक चढ़ रहा था, बिकॉज ऑफ सम, मतलब आई वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय सम डॉक्टर्स बिल्कुल बिल्कुल। इन आर्मी। हाँ। तो डॉक्टर बनने का सोचा, और बायोलॉजी में मेरे एक्चुअली आई गॉट 99, तो मेरिट सर्टिफिकेट भी आया सीबीएसई से। दैट इज सो नाइस। तो मुझे लगा कि यार डॉक्टर तो बनना चाहिए। बट थिंग इज़ कि उस टाइम पे AIPMT में जनरल के लिए 900 सीटें होती थी। तो मुझे लगा कि भुज में तो मेरी कोई ट्रेनिंग ही नहीं है, तो मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कैसे क्लियर करूँगा, क्योंकि भुज ऐसा एक जगह है जहाँ पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी की भी कोचिंग्स नहीं मिलेंगे। इट्स सच अ रिमोट लोकेशन, लोग आते ही नहीं हैं अक्सर, एटलीस्ट टीचिंग में नहीं आते। तो उस चक्कर में ये हुआ कि मेरे से तो AIPMT क्लियर नहीं होगा। 2011 की बात कर रहा हूँ। तो मुझे लगा कि अब कॉल लेना पड़ेगा कि क्या करना है नाउ, इंजीनियरिंग और मेडिकल। सो आई टुक इंजीनियरिंग बिकॉज इंजीनियरिंग वॉज ईजी टू गेट। बहुत सारी सीट्स होती हैं, 15-16 एटलीस्ट गवर्नमेंट सीट्स होती हैं जनरल में। तो मुझे लगा कि वो कर लेते हैं। तो दैट्स हाउ आई सर एंडेड अप इनटू इंजीनियरिंग। 1 साल मैंने कोटा में ड्रॉप लिया, फिर वहाँ पे तैयारी की। वहाँ तैयारी करी, फिर NIT सूरत आ गया मैं। तो वहाँ मुझे सिविल इंजीनियरिंग मिला, और सिविल इंजीनियरिंग थोड़ा अच्छा भी था, मतलब सिंपल था समझने के लिए, पढ़ते रहे। इसके बाद एक और भी चीज़ थी कि देन था कि अब आफ्टर बीटेक बहुत लोग सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर देते हैं, पर मुझे ऐसा लगता था कि मेरे फिनेंशियल सिचुएशन सबको देखते हुए मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं अभी सिविल सर्विसेज के लिए राइट अवे स्टेप इन नहीं कर सकता। आई नीड सम टाइम, एटलीस्ट मेंटली भी आपको प्रिपेयर्ड रहना पड़ता है कि यू हैव टू बी हियर फॉर लॉन्ग ओवरऑल। तो देन आई डिसाइडेड टू गो फॉर एमटेक। तो एमटेक का एक मैं IIT बॉम्बे में एमटेक का हो गया मेरा। तो उसके बाद मैंने जब फर्स्ट ईयर का एमटेक कंप्लीट हो रहा था, मैंने सोचा अब देर हो रही है, तो नाउ आई हैव टू टेक अ कॉल कि अब प्लेसमेंट्स में बैठे या फिर मतलब सिविल सर्विसेज की जर्नी स्टार्ट करें। तो लाइक आई सेड कि अब प्लेसमेंट्स में नहीं बैठने की भी अलग कॉस्ट है, क्योंकि सिविल सर्विसेज आपको 4 साल लग सकता है, हो सकता है आप लकी हो तो फर्स्ट अटेम्प्ट में भी हो जाए। राइट। पर वो एक रिस्क है। राइट। तो मैंने ये सोचा कि चलिए 50-55 दिन तक खुद से पढ़ के देखते हैं। कि पहले तो सेल्फ लर्निंग ही करना था, क्योंकि मैं बॉम्बे में था, मुंबई में। तो मुझे ये था कि कोई कोचिंग में जा नहीं सकता था रेगुलर क्लासेस के साथ।
तो मैंने सेल्फ स्टडी करना स्टार्ट किया, सीनियर्स के मेंटर्स को पूछा कि क्या क्या मतलब बुक लिस्ट होती है, कहाँ से कवर करना होता है, फिर स्टार्टेड लर्निंग ऑन माई ओन। तो फर्स्ट अटेम्प्ट सर मैंने मतलब सिंपली ऐसा दे दिया कि मेरे को जज करना था, खुद को ही जजमेंट लेना था कि कैन आई प्रिपेयर और नॉट। तो फाइनली आई एग्रीड कि नाउ आई कैन प्रिपेयर, आई एम मेंटली रेडी, आई कैन slog फॉर इवन 8-10 hours विच एवर इज रिक्वायर्ड। Then I gave my second attempt and I cleared prelims. I wrote mains, but I just missed it by some marks. तो उसके बाद मतलब ऐसा चलता आप इस जर्नी में आ ही गए फिर सिविल सर्विस आ की ही गया जर्नी मैं। में। हाँ, तो 19 में फिर मैंने 2018 की बात है जो मैं कह रहा था कि सेकेंड अटेम्प्ट दिया। तो आईआईटी का एक बहुत अच्छा एक पॉलिसी था आई थिंक थ्रू आउट आईआईटीज़ का, कि दे हैव एन डेफरल पॉलिसी विच वॉज जस्ट इंट्रोड्यूस इन 2017 इटसेल्फ। तो आई टुक अ डेफरल फॉर अ ईयर, एक साल मैंने डेफरल लिया कि मेरा अगर कुछ नहीं होगा तो आई विल कम बैक एंड सिट इन टू द कैंपस प्लेसमेंट। तो वहाँ से फिर मेरे को कैंपस प्लेसमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन में लग गया, और दैट वाज आल्सो वेरी बूमिंग फील्ड, बिग डेटा इंजीनियरिंग फील्ड। तो पर मुझे उसके ज्वाइनिंग में 6 महीने बाकी थे, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं अपनी फिर थर्ड अटेम्प्ट भी दे देते हैं। तो मैंने थर्ड अटेम्प्ट दिया, बट वो फिर प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हुआ मेरा। तो आई वॉज लेफ्ट विद नो चॉइस। मैंने कहा कि अभी इतने टाइम से पढ़ा है तो अपने प्लान बी को अगर स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो मे बी 2-3 साल बाद अगर मुझे जॉब को क्विट भी करना पड़ा तो आई वुड हैव एनफ फाइनेंशियल कैपेसिटी टू डू इट। एंड ऑल्सो अभी जो मैं लर्निंग किया है उसके साथ शायद मैं जॉब के साथ 4-5 घंटा पढ़ के भी मैनेज कर लूँगा। तो ऐसा चलता रहा। लेकिन जब मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में घुसा 2019 में, तो उसमें प्रॉब्लम ये है कि बिग डेटा मैंने कभी देखा नहीं, क्योंकि मैं बाय माय एजुकेशन आई वाज अ सिविल इंजीनियर एंड देन स्ट्रक्चरल इंजीनियर, पढ़िए कुछ अलग ही फील्ड था। बट लाइक आई सेड कि कोई भी लर्निंग वेस्ट तो जाती ही नहीं है। तो जब हम स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग आईआईटी में पढ़ते थे उसमें ऑलमोस्ट 50% कोर्सेज में आपकी कोडिंग होती थी। मैटलब पे कोड कर रहे हैं, कुछ एनालिसिस कर रहे हैं अर्थक्वेक का और ये सब का, टाइम सीरीज एनालिसिस कर रहे हैं। तो दैट इज़ हेल्प कि वहाँ पे जाके मैं कोडिंग को पिक कर पाया। बट वो था कि फिर यूपीएससी का प्रिपरेशन बैक फुट पे कम्प्लीटली चला गया, क्योंकि आई वाज लर्निंग न्यू थिंग्स एंड आई वाज आल्सो एक्साइटेड टू लर्न। सो इन 2020 देन कोविड हैपेंड, एंड कोविड के टाइम पे वर्क फ्रॉम होम मिला, तो घर पे बहुत टाइम होता था, क्योंकि पहले तो ऑफिस में कम्यूट करते थे जाते थे तो टाइम नहीं मिलता था। तो कोविड में मैंने रीस्टार्ट किया प्रिपरेशन, 3-4 महीने फिर से पढ़ के दिया, टुवार्ड्स द एंड ही डिसाइड किया क्योंकि डेट एक्सटेंड हो गई थी, अक्टूबर में हो गया था। हाँ बिल्कुल याद है। तो 3-4 महीने मैंने पढ़ के दिया, तो फिर से प्रीलिम्स में आधे नंबर से नहीं हुआ था, बस आधे नंबर आधे नंबर से नहीं हुआ था। तो मुझे ऐसा लगा कि अब क्या किया जाए, 2 ही अटेम्प्ट बाकी है और बहुत सारे ऐसे ना मतलब फिनेंशियल्स एंड पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं विद टाइम, क्योंकि पेरेंट्स रिटायर्ड हो जाते हैं और खुद का भी आपका पर्सनल लाइफ होता है। तो फिर मैंने 3 साल से प्रिपरेशन से कम्प्लीटली ब्रेक ले लिया। एंड देन 2023 में अगेन आई अलॉन्ग विद द जॉब आई ट्राइड माई 5th अटेम्प्ट। एंड उस साल चूँकि मैंने 3-4 महीने पढ़ के दिया, तो जीएस में मेरे फॉरेस्ट का भी कट ऑफ क्लियर था, लेकिन मेरा सी सेट नहीं हुआ। अरे तो फिर मुझे लगा कि अब तो 5 हो गए, आखिरी के लिए क्या किया जाए, करना ही है। हाँ। तो आफ्टर डिस्कशन विद माई फैमिली फाइनली आई लेफ्ट माई जॉब फॉर अ ईयर। मैंने कहा कि प्रीलिम्स के एग्जैक्ट 6 महीने पहले मैं जॉब छोड़ दूंगा, ताकि मेरे को 6 महीने का एक टाइम पीरियड मिल जाए प्रिपरेशन का। तो फाइनली फिर मैंने जॉब छोड़ के प्रीलिम्स पे फोकस किया बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे लगता था कि मेंस मैं फिर भी लिख लूँगा, पर ये पहला पड़ाव ही क्रॉस नहीं हो रहा है। राइट। तो देन आई क्लियर्ड बोथ द मतलब सिविल सर्विस एंड फॉरेस्ट का भी। तो उसका भी ये था कि मुझे कभी पता नहीं था कि फॉरेस्ट का अलग से पीडीएफ आता है इवन फॉर प्रीलिम्स। तो मैं तो 2 दिन तक मुझे पता भी नहीं था कि आई क्लियर्ड फॉरेस्ट, ये मेरा था कि सिविल सर्विसेज का शायद क्लियर हो गया। तो रैंडमली किसी टेलीग्राम ग्रुप पे एक और पीडीएफ चल रही थी, तो मैंने कहा चलो रोल नंबर डाल के इसमें भी देख लेते हैं। तो उसमें मैंने रियलाइज़ कि मेरा फॉरेस्ट का भी क्लियर हो गया। दैट टाइम आई डिडंट हैव एनी क्लू कि फॉरेस्ट में क्या सिलेबस है क्या, क्योंकि मेंटर्स जो हम लोग के होते थे सीनियर्स, दे यूज्ड टू से कि जियोलॉजी ले लो और फॉरेस्ट्री ले लो, बहुत ही मैनेजेबल सब्जेक्ट है। तो बस वो ले लिया था, लेकिन ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी। एंड वो 3.5 मंथ जब सिविल सर्विस का प्रिपरेशन हो गया, ख़त्म, मेंस हो गया, फिर सर फॉरेस्ट का स्टार्ट किया था मैंने। तो वहाँ अपहिल टास्क ये था कि जियोलॉजी एंड फॉरेस्ट्री बोथ आर अ वेरी टेक्निकल सब्जेक्ट्स, वेरी टेक्निकल। यस। तो वहाँ लेकिन ये था कि वो भी अगेन, तो आई यूज टू टॉक टू लॉट ऑफ पीपल, तो उनसे सजेशंस आते थे। तो टाइम कम होने की वजह से लगता था कि व्हेन एवर देयर इज़ अ क्रंच, आपकी एफिशिएंसी फिर बढ़ जाती है। फिर आपको लगता है कि कौन सा साइड टॉपिक है, कौन सा मेन चीज़ें हैं, तो देन यू स्टार्ट डी क्लटरिंग योर थिंग्स कि व्हाट यू हैव टू फोकस एंड व्हाट यू डोंट हैव टू
व्हाट यू कैनॉट फोकस। तो वो सब करके सर फाइनली फिर मतलब मेंस क्लियर हो गया। Right. दो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मैं मेंस क्लियर कर लूँगा, लेकिन यस बाय आई थिंक द लक एंड द हार्ड वर्क बोथ हैड पेड ऑफ। हाँ। सो लक हार्डवर्क के ऊपर ही अप्लाई होता है। सो लक का लेयर, अगर हार्डवर्क का लेयर ना हो तो उसके ऊपर लक का लेयर फिक्स ही नहीं हो सकता। कम 100% नहीं। हाँ, दो तीन बातें मैं समझना चाह रहा था। सबसे पहली बात ये कि आपके सेकंड अटेम्प्ट में आपका प्रीलिम क्लियर हुआ और फिर उसके बाद 3 कॉन्जिक्यूटिव अटेम्प्ट्स में प्रीलिम नहीं क्लियर हुआ। तो अब इन रेट्रोस्पेक्ट क्या लगता है, वो क्या फैक्टर थे जिसकी वजह से एक बार प्रीलिम क्लियर होने के बावजूद 3 सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट में प्रीलिम नहीं क्लियर हुआ, एक बार हाफ मार्क्स से छूटता है, एक बार सीसेट की वजह से छूटता है। सो वो क्या फैक्टर्स थे? तो सर मुझे लगता है कि कुछ गलतियाँ ये रही कि फर्स्ट अटेम्प्ट में तो मैंने सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने काफ़ी ज़्यादा PYQ और ये सब भी किया, लेकिन जब थर्ड अटेम्प्ट में मुझे लग रहा है कि एक चीज़ ये गलती हुई कि जब मेरे प्लेसमेंट्स हो गई तो मुझे लग रहा है मेरा थोड़ा सा फोकस शिफ्ट हो गया कि अब तो प्राइवेट जॉब लग गई है और शायद उसमें क्या नया आएगा। तो कभी बीच बीच में पढ़ाई के बीच में वो भी देख रहे हैं कि जो नया रोल होगा 6 महीने बाद उसमें क्या करेंगे। तो वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा डीफोकस हुआ। राइट। फोर्थ अटेम्प्ट में मैं कहूँगा कि वही कि जॉब के साथ कर रहे हैं तो आपको टाइम कम मिल रहा है, तो मुझे लगता है मैं टाइम सही से नहीं दे पाया। और जो मैं PYQ के एनालिसिस मैंने 2018 में किया था वो फिर मैं कम टाइम के वजह से कभी देख ही नहीं पाता था कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस हैं। तो मेरी जो बेसिक बुक्स थी उसी को मैं बार बार पढ़ता रहा और शायद 8, 10, 15 मॉक्स ही दे पा रहा था टाइम की कमी की वजह से। तो मुझे लगा वो एक गलती हुई मुझसे। और अगर करेक्ट करना चाहता तो वही कि मैं कहा PYQ से आप थोड़ा ट्रेंड देखिए और फिर समझिए कि क्या मतलब क्वेश्चंस हैं, किस टाइप के एरिया में फोकस ज़्यादा है। और जिससे मैंने और 1-2 लोगों को समझा है, क्योंकि मैं लास्ट अटेम्प्ट में मुझे निकालना ही था, तो फिर मुझे पता चला कि लोग ये भी देखते हैं कि एग्जामिनर माइंडसेट क्या है, कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो उसका जब थोड़ा सा आप स्टडी करेंगे डिटेल में तो आपको आइडिया लगता है कि शायद इसलिए क्वेश्चन रखा गया है कि इसके पीछे आपको ये आंसर ही मार्क करवाना है उनसे। तो कई बार वहाँ तक सीनियर्स बोलते थे कि हम एनालाइज करते, तो ना हर बार क्लियर होता था। तो मैंने फाइनल अटेम्प्ट जो मैंने 5 महीना सिर्फ प्रीलिम्स को दिया, 4.5-5 महीने, क्योंकि मुझे था कि ये तो मुझे इस बार क्लियर करना ही करना है, तो मैं को कोई भी चीज़ मिस नहीं करना चाहता। राइट। अच्छा, आपके बायोडेटा को देखते वक्त आपका मॉक इंटरव्यू भी किया था तो डैफ भी आपका देखा था। आपका कॉर्पोरेट जॉब काफ़ी वेल पेइंग जॉब माना जाएगा फॉर अ यंग पर्सन एट दिस स्टेज इन द करियर। वो मोटिवेशन क्या था? वाई यू ऑलवेज ग्रेविटेटेड टूवर्ड्स एन ऑल इंडिया सर्विस, जबकि एक अच्छा करियर पाथ भी था, अगर आप रुकते तो वहाँ भी आप अच्छा ग्रो करते। सो व्हाट वाज योर मोटिवेशन, क्यों आना चाहते थे? तो सर मेरे पेरेंट्स आर्मी में थे, भैया भी थे, मतलब पापा एंड भैया, और मुझे लगता था कि ये हमेशा ही ना मतलब नेशन फर्स्ट वाला एक रहता था माइंडसेट। तो जब प्राइवेट सेक्टर में मैं आया तो मुझे लगता था कि मैं अर्न कर लूँगा, खुद की लाइफ बेटर कर सकता हूँ, फैमिली की लाइफ बेटर कर सकता हूँ, बट मेरे को वो डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं मिलता था जिससे मुझे लगता था कि मैं और इससे बेहतर समाज के लिए या देश के लिए क्या कर सकता हूँ। तो मुझे एक तो वो फीलिंग थी कि कुछ तो करो ऐसा जो आपको लगे कि मतलब आपका कुछ हो, कि मतलब आपने कुछ जीवन में किसी की लाइफ को थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस किया है ना पॉजिटिव वे। दूसरा एक और मोटिवेशन होता था कि आप जिस बैकग्राउंड से आते हैं, पहले आप रूरल में रहते हैं, फिर आप रिमोट लोकेशंस में रहते हैं पेरेंट्स के थ्रू, तो आप वो चर्निंग देखते रहते हैं अपने चारों तरफ, जो आपको मोटिवेट करता है कि आप कुछ और अच्छा स्टेप पे जाते जाइए ताकि एक अच्छा करियर हो। एंड ऑल इंडिया सर्विसेज का अपना एक था एक ग्रेस की मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जैसे जॉब हो तो उसमें एक अच्छा काम होगा, बहुत टाइप की चीज़ों पे काम करना पड़ता है, तो एक थोड़ा मल्टी डायमेंशनल वर्क जो मिलता है आई थिंक ऑल इंडिया सर्विसेज में, वो डेफिनेटली लैक करता है प्राइवेट सेक्टर जॉब में। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं तो मैं डेटा इंजीनियरिंग में मेरा काम है कि डेटा साइंटिस्ट को कैसा डेटा चाहिए, तो मैं डेटा पाइपलाइंस बनाता हूँ। तो इफ़ आई मैप डू अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ वर्क, तो मेरे को हमेशा उस टाइप का ही वर्क मिलेगा कि रिक्वायरमेंट्स आई है, यू हैव टू डिलीवर इन दिस मच टाइम, वी कोड एंड वी डिलीवर। बट उसका एक एंड गोल क्या है, हमने जो बनाया उसका एंड रिजल्ट क्या हो रहा है, बिजनेस पे इम्पैक्ट क्या रहा है, वो एंड टू एंड विजिबिलिटी नहीं आती। राइट। फॉरेस्ट सर्विस को लेकर के कब अवेयरनेस आई और वो क्या फैक्टर रहे जिससे कि आप फॉरेस्ट सर्विस की तरफ भी अट्रैक्ट हुए?
तो सर एक तो था कि फॉर्म तो दोनों साथ में ही भरते थे, राइट इनिशियल तो वही होता था, लेकिन प्रीलिम्स कई बार कई फॉरेस्ट का कट ऑफ बहुत ज़्यादा ऊपर हाँ, होता था, तो हाँ, प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं होता था। बट अवेयरनेस ज़रूर था कि ये भी एक अच्छा करियर पाथ है। एंड अगर मैं इसको एक पर्सनल इवेंट बोलूँ तो लाइक व्हेन आई गॉट मैरिड इन 2022, तो माई वाइफ एंड हर फैमिली एटलीस्ट दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन टू वाइल्ड लाइफ सफारी एंड इको टूरिज्म एंड अच्छा। नेचुरल प्लेसेस पे जाना। तो मैं लास्ट 3 साल से काफ़ी ज़्यादा उनके साथ ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे महीने मैं कहीं वाइल्ड लाइफ सफारी कर रहा हूँ। तो मैं कहीं जैसे अगर हिमालय में भी जा रहा हूँ तो कहीं होम स्टे ले रहे हैं या इको स्टेज ले रहे हैं, तो उससे बड़ा एक अवेयरनेस लगता था और लगता था कि ये सब होने से एक अगर आपको वही जीवन मिल जाए जहाँ आप सिटी के हसल बसल से आप दूर हैं और आपको थोड़ा एक ऐसा लाइफ मिले जहाँ नेचर के बीच में हो, तो बहुत ही मतलब अच्छा हो जाएगा। तो लकीली मुझे लगा कि ये हो जाने से मुझे लगा कि एटलीस्ट वो चीज़ें अब पॉसिबल है। मतलब सिटी में रहते थे, बैंगलोर में रहे, मुंबई हाँ। रहे, तो वो लाइफ बहुत डिफरेंट होती है और अचानक से आप गांव में जाते हैं 2 दिन के लिए, आपको लगता है कि हाँ लाइफ थोड़ी स्लो है बट काफ़ी अच्छी है। सिटी में बस हम लोग रश कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली। तो वो एक लगता है कि शायद फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए फिर मैं और भी ज़्यादा इंस्पायर्ड हुआ कि अगर ये सर्विस मिल जाए तो बहुत ही अच्छा होगा मेरे लिए। और एक और चीज़ है कि फॉरेस्ट सर्विस का पब्लिक इंटरफेस ऑलमोस्ट कंपेरेबल होता है टू आईएएस, Yes. ऑलमोस्ट। बस ये है कि आप सोसाइटी के कहीं ज़्यादा मार्जिनलाइज्ड ग्रुप को आप फेस कर रहे होते हैं, आपके एक्शंस, आपके बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशन उस ग्रुप को इम्पैक्ट कर रहा होता है। हम बात कर रहे हैं फॉरेस्ट के फ्रिंजेस पे रहने वाले गांव, बहुत सारे ट्राइबल्स, और उनकी वेलबींग भी आपके जॉब के दौरान उनकी वेलबींग भी एक पॉजिटिवली इम्पैक्ट होती है। यस सर। इन हाइंडसाइट आपको क्या लगता है कि फ्रॉम बिगनिंग किसी कैंडिडेट को, अगर वो साइंस या इंजीनियरिंग का ग्रेजुएट है, तो उसको बिगनिंग से दोनों एग्ज़ाम को अपना टारगेट बना के चलना चाहिए, या शुड वन पिक वन एग्ज़ाम प्रिपरेशन लेटर? मतलब सर इसमें मेरा मतलब मेरे को तो ये लगता था कि दोनों ही लेके चलना चाहिए। और इनफैक्ट मेरे काफ़ी सीनियर्स का 6 अटेम्प्ट के बाद भी सिविल सर्विसेज अब नहीं हुआ, और उस चक्कर में उन्होंने 2-3 अटेम्प्ट छोड़े हैं इसमें फॉरेस्ट में। प्रीलिम क्लियर होने के बावजूद? बहुत लोग ऐसे हैं, और इवन इस बार के भी अगर आप स्टार्ट्स देखेंगे आई विल मोटा मोटी, तो 2200 लोगों ने प्रीलिम्स क्लियर किया फॉरेस्ट का। करेक्ट। फाइनली अपेयरिंग स्टूडेंट्स वेयर अराउंड 1500 to 1600। यस। इसमें 700-800 बच्चे ऐसे हैं जो सिविल सर्विसेज के बाद एक तो सोचते हैं कि शायद 50 डेज में प्रिपरेशन पॉसिबल नहीं है, राइट। एक पूरे नए सिरे से 2 नए सब्जेक्ट्स, तो वो नहीं है, फिर वो करेज नहीं मस्टर कर पाते हैं कि चलिए वहाँ पे ट्राई करते हैं। राइट। दूसरा काफ़ी लोगों को रहता है कि शायद मेरा सिविल सर्विसेज में हो जाएगा, और तीसरा जो लेस अवेयरनेस अबाउट फॉरेस्ट सर्विसेज। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ अगर आप पहले भी कर लें तो आपके लिए काफ़ी अच्छा करियर पाथ है, क्योंकि यहाँ कंपटीशन रिलेटिवली थोड़ा इजी है सिविल सर्विसेज से अगर आप प्रीलिम्स क्लियर कर ले तो। हाँ, खास तौर पे मेंस के स्टेज पर मेंस के स्टेज पे थोड़ा सिंपलर है, प्रीलिम्स काफ़ी डिफिकल्ट है। काफ़ी डिफिकल्ट है। तो अगर मैं कहता हूँ कि जिसको मौका मिल रहा है उसको ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए, मतलब एग्जैक्टली। दे शुड डेफिनेटली डू इट। अगर आप एलिजिबल हैं तो यू शुड कंसिडर इट सीरियसली। मतलब आप अगर सिविल सर्विसेज के बाद अगर 50 दिन 60 दिन और थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डाल दें, हाँ। तो आप पॉजिटिव साइड में डेफिनेटली ला होने का 100% चांस। राइट। अब हम थोड़ा प्रिपरेशन के टेक्निकलिटीज़ में आते हैं। आईएफएस के लिए प्रीलिम क्लियर करना इज़ अ गेम ऑफ हायर स्कोर, और वो हायर स्कोर अच्छा खासा हाई होता है, मार्जिनली हायर तो होता नहीं है। तो उस स्कोर तक पहुंचने के लिए जब हम प्रीलिम को अप्रोच करते हैं तो हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? या अगर हम ऐसे करें कि अगर किसी को आईएफएस और सिविल सर्विस दोनों देना है इन द कमिंग ईयर, और उसके पास अभी 1 साल का समय है अगले प्रीलिम तक, व्हाट शुड बी द गेम प्लान विद रिस्पेक्ट टू जनरल स्टडीज़? तो अगर सर 1 साल का टाइम है तो मेरे ख्याल से तो एटलीस्ट इनिशियली जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू स्टार्ट इन जुलाई में अगर हम स्टार्ट करते हैं तो एटलीस्ट जनवरी तक एटलीस्ट वी शुड बी रीडिंग जीएस सब्जेक्ट्स पैरेलल टू व्हाट विल बी प्लानिंग इवन फॉर द मेंस। तो वो 5-6 महीना तो एटलीस्ट हमें दोनों का अप्रोच लेके चलना चाहिए, क्योंकि बाद में टाइम कम मिलता है। अगर आपको क्लियर भी हो जाए तो आपको टाइम मिलना चाहिए करने के लिए। बिल्कुल। तो यहाँ तक तो ठीक है, आपको डेली रिवीजन करना चाहिए। उसमें एक इशू ये होता है कि जब आप शेड्यूल बनाते हैं पढ़ने का 1 साल का, तो आपको लगता है कि प्रीलिम्स के 4 महीने पहले ही मैं मॉक टेस्ट दूंगा और ये सब,
तो आप कई बार वो वैरायटी ऑफ जो क्वेश्चंस होते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उस पर फोकस नहीं कर पाते। तो मैं कहता हूँ कि किसी भी कोचिंग का नहीं तो मार्केट से आप हाँ। सिंपल सी एक ले लीजिए। तो आप सब्जेक्ट वाइज शुरू के 6 महीने जब आप कोई सब्जेक्ट पढ़ ही रहे हैं 15 दिन 20 दिन, तो क्यों ना उसका एक ऐसे ही मॉक पेपर दे दिया। तो उससे आपको एक थोड़ा सा लगता है कि जो मैंने पढ़ा है मैं कोरिलेट कर पा रहा हूँ। तो उससे आपका एक मोमेंटम भी बिल्डअप रहता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए। तो मेरे ख्याल से 15-20 दिन का जब आप कोई भी सब्जेक्ट का एक बनाते हैं कि मैं वो 20 दिन ये पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, तो पॉलिटी के 2 मॉक पेपर लगा दीजिए, सिर्फ पॉलिटी, फिर इकोनॉमी, ऐसे करके आप अलग अलग सब्जेक्ट्स के मॉक पैरेलली 2-3 देते जाइए। तो वो हेल्प मिलता है रिकॉग्नाइज करने में क्वेश्चंस को, और आपने जो पढ़ा है उसे कोरिलेट कर पाते हैं और आपको अच्छा भी लगता है। जैसे मैं तो ये मानता हूँ कि आप मॉक दीजिए और आप 100 क्वेश्चन गलत कर लीजिए तो आपको वो 100 याद रहेंगे। हाँ। लेकिन अगर आप 80 सही कर रहे हैं और आप 20 भी गलत करो तो वो 20 भी आपको याद रहेंगे। तो मेरा कहना है कि आप मॉक दीजिए, गलती कीजिए, ताकि पेपर में गलती करके सीखने से अच्छा है कि उससे पहले 50 बार वो गलती करके सीख लें। Right. और फिर कई बार होता है कि जब आप वो गलत करते हो तो आपको फोकस ज़्यादा रहता है कि यार ये मैंने लास्ट टाइम गलत किया था, तो इस बार मुझे सही करना है। तो उस चक्कर में भी आपको काफ़ी चीज़ें फिर याद होने लगती। तो इट हेल्प्स इन रिटेंटिविटी ऑल्सो। तो 6 महीना ये करना चाहिए। पेपर प्रीलिम्स के 4-4.5 महीने पहले आपको मतलब रेगुलरली फुल लेंथ टेस्ट सीरीज मार्केट्स में आने लगती है, कहीं से भी किसी भी कोचिंग का ले लीजिए। बट उसके स्कोर से अपने को परेशान नहीं होना, ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। राइट। कि टुवर्ड्स एंड कई बार होता है कि हमारे तो 70 नंबर ही आ रहे हैं, 60 नंबर आ रहे हैं। जैसे मैं अपना उदाहरण दूँ तो मैं 3.5 साल प्रिपरेशन मतलब ब्रेक के बाद जब किया था, तो मेरे कुछ कोचिंग के मॉक्स में जो फुल लेंथ होती थी मेरे को 60 नंबर आ रहा है, 65 आ रहा है। तो मैं भी एक बार के लिए घबरा गया कि ये तो 5 दिन बाद अपना पेपर है और अभी तो ये 65 नंबर ही आ रहा है, तो अब क्या होगा। बट लकीली तो फिर दोनों ही क्लियर हो गया। राइट। तो मेरा कहना है कि उससे अपने को इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए क्या मार्क्स आ रहा है, वो सोचिए कि वो क्वेश्चंस याद करने के लिए बस मैं दे रहा हूँ, टाइम मैनेजमेंट के लिए दे रहा हूँ, बबल्स करने के लिए, मतलब बेसिक चीज़ों के लिए कर रहे हैं। तो 4 महीना वो लास्ट के में थोड़ा मॉक देना चाहिए अगर जिसको दोनों ही कट ऑफ क्लियर करना है। एंड थ्रू आउट दिस अगर हम कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर बीच बीच में देखते रहें कि किस टाइप के क्वेश्चन है, कहाँ ज़्यादा फोकस है, तो उनको हमें टच करना ही करना है। फ्रिंजेस छूट जाए तो भी चलेगा, बट मेजर चीज़ें अपने को कवर करना चाहिए। तो दिस इज प्रीलिम्स अप्रोच वी कैन। अदरवाइज जो स्टैंडर्ड रिसोर्सेज होते हैं लाइक बाय वे ऑफ बुक्स या अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की क्लासेस या मटेरियल, तो स्टैंडर्ड रिसोर्सेज काफ़ी हैं या आपने कुछ और भी सप्लीमेंट किया था प्रिपरेशन के दौरान? मेरे ख्याल से स्टैंडर्ड रिसोर्सेज ऑलमोस्ट सबको पता है और सब उसी से पढ़ते हैं। हाँ, बिल्कुल। अपार्ट फ्रॉम दैट ये कर सकते हैं कि जैसे मैपिंग में मुझे इंटरेस्ट था और रिसेंट टाइम मैपिंग के क्वेश्चंस भी काफ़ी बढ़ गए, जैसे ज्योग्राफी रिलेटेड। तो कभी कभार मैं यूट्यूब पे जाके सर्च कर लेता था कि कोई ऐसा कोई पढ़ा रहा है कैसे मैपिंग इनडायरेक्टली। राइट। तो मतलब आई यूज्ड टू गेट सम वीडियो, जैसे एक आई थिंक एक सुदर्शन लोधा, ही इज इन रिटायर्ड, मतलब he took off from service, I don't know, Right, but he takes I think towards the end 5 to 6 hours का मैराथन क्लासेस और मैपिंग। तो मुझे उसको लगा कि ऐसी चीज़ें करने से एटलीस्ट जो न्यूज़ में जो चीज़ें हैं उसका एक बार आइडिया लग जाएगा। राइट। और फिर किसी भी अभी रिसेंट टाइम में काफ़ी कोचिंग्स ने ये भी स्टार्ट कर दिया है कि मैप्स मतलब न्यूज़ इन मैप्स समथिंग करके, राइट। या मैप्स इन न्यूज़ समथिंग करके। हाँ, तो उसके थ्रू आपको एक और मिल जाता है पर्सपेक्टिव की, और वो क्विकली ख़त्म भी हो जाता है। अगर 80 पेज की भी कोई मॉड्यूल है, आप दिन भर बैठेंगे तो अगर आपको मैप करने में इंटरेस्ट है तो आप फटाफट ख़त्म भी कर लेंगे। एग्जैक्टली। तो दैट हेल्प्स कि आप कुछ और रिसोर्सेज पैरेलली, जैसे करंट अफेयर्स का है तो किसी भी एक कोचिंग का फॉलो कर लीजिए। राइट। दैट शुड नॉट बी सफिशिएंट, बट आपके पास कैपेसिटी भी नहीं है कि आप 5 कोचिंग का पढ़ें, बिल्कुल। तो एक का पढ़ लीजिए आप, बिल्कुल। और उसको रिवाइज करिए, मतलब बिल्कुल। तो बाई एंड लार्ज हमारे सोर्सेज स्टैंडर्ड हो सकते हैं, थोड़ी ज़रूरत के हिसाब से जहाँ सप्लीमेंटेशन करना है कर लीजिए। और हमारे मेथड के लेवल पर अगर हम बात करें तो वी शुड एक्सपोज आवर सेल्व्स टू मोर टेस्ट्स, कि जितना हम क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन से हमारी फैमिलियरिटी बढ़ेगी। दूसरा ये भी कि जब टेस्ट का स्कोर थोड़ा ऑप्टिमल ना भी हो तो भी उससे इम्पैक्ट नहीं होना है। हमारा पर्पस ये होना चाहिए कि टेस्ट हम इसलिए दे रहे हैं कि हम क्वेश्चन से एक्सपोज हो रहे हैं, और वो क्वेश्चन हमें यहाँ पे याद रहे सो दैट कि एग्जामिनेशन में अगर ये या इससे मिलता जुलता कोई क्वेश्चन आता है तो वो हमसे गलत ना हो। एम आई करेक्ट? यस, परफेक्टली राइट। किसी भी फ्रेशर के लिए जो 26 या 27 के एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो ये जो अभी 6 मंथ का टाइम है फ्रॉम जुलाई अंटिल मिडिल जनवरी कह लीजिए, तो ये जो एक टाइम है
क्या इस टाइम में साथ में एक ऑप्शनल कर लेना बेहतर होता है अलॉन्ग विद जनरल स्टडीज़, या ऑप्शनल को बाद के लिए पुश करना आपकी राय में ठीक रहेगा? सर मेरे हिसाब से तो जनरली ऑप्शनल को थोड़ा, अगर आपका डिसाइडेड है कि यही ऑप्शन लेना है, अगर आप डायलेमा में नहीं है, इंटरेस्ट अलाइन हो रहा है, तो अभी से एटलीस्ट 3-4 घंटे अगर आप दे पाओ तो बेटर है, क्योंकि आपको पता है कि इन द एंड इसका स्कोर बहुत ही इंपॉर्टेंट है बहुत टुवर्ड्स द सिलेक्शन। करेक्ट। तो टिल जनवरी तो वी शुड डू इट, और क्लासेस लगाएं तो क्लासेस या सेल्फ स्टडी। और इसमें एक चीज़ और कहूँगा कि अगर पॉसिबल है उन ऑप्शनल्स में बहुत ही ऐसे कुछ कोचिंग्स हैं या फिर इन जनरल जो बहुत ही स्मॉल पोर्शंस में इसको डिस्ट्रीब्यूट करके टेस्ट लेते हैं। तो आपने जैसे 2 चैप्टर पढ़ा, उसका एक टेस्ट दे दिया रिटन, तो आपका एक थोड़ा धीरे धीरे मोमेंटम बिल्ड हो जाता है। Right. तो आपका मेनली कि फियर नहीं होना चाहिए, मतलब मोमेंट वी एंटर द एग्जाम हॉल, अपने अंदर का वो डर खत्म हो जाना चाहिए Right. कि कुछ भी आएगा तो हम कर लेंगे, क्योंकि हमने काफ़ी वाइड रीडिंग करा है। Right. तो अगर आप जब लिखते हैं तो यू आर फोर्स टू थिंक, तो यू आर फोर्स टू थिंक बिकॉज यू वांट टू राइट इन अ क्रिस्प मैनर, तो दैट विल मेक अस टू थिंक इन अ बेटर वे एंड अ स्ट्रक्चर्ड वे। अगर जितना आप अर्ली डेवलप कर लें उतना डेफिनेटली बेटर होगा, मतलब। तो अलॉन्ग विद जीएस, एंड अच्छा भी है क्योंकि थोड़ा एक चेंज ऑफ माइंड भी हो जाता है। आप दिन भर जीएस में आज इकॉनमी पढ़ रहे हैं और शाम तक फिर आपको लगता है कि आपने तो आज 10 चैप्टर पढ़ लिया, लेकिन अब दिमाग में कुछ याद नहीं आ रहा है। राइट। तो और ऑप्शन कई बार लोग अपने इंटरेस्ट के अनुसार भी लेते हैं, तो दैट कैन बी ऑल्सो इंटरेस्टिंग टू रीड। Right, तो उससे उनका एक मोनोटोनिसिटी जो है वो ब्रेक हो जाता है। राइट। तो आई थिंक वो पहले से करा जा सकता है। राइट। एक और सवाल जो प्रीलिम से ही जुड़ा हुआ है कि बहुत सारे स्टूडेंट जनरली ये सोचते हैं कि प्रीलिम में हमारे पास फैक्चुअल नॉलेज का बहुत बड़ा बेस होना चाहिए। मैं पर्सनली थोड़ा डिसएग्री करता हूँ, लेकिन मेरे एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट पे आप ना जाएं। आपका क्या पर्सपेक्टिव रहा है कि प्रीलिम इज इट प्राइमरली अ टेस्ट ऑफ योर फैक्चुअल रेंज ऑफ नॉलेज, लाइक व्हाट प्रोपोर्शन इज फॉर द कॉन्सेप्ट्स, व्हाट प्रोपोर्शन इज फॉर द फैक्ट्स? I think we can take subject by subject to dissect this. In polity, I feel there is a lot of questions in prelims that are more into analytical also. Barely, I think, if 10 questions are there, I would say 30-40% questions that are based on articles that you have to remember. But that is in general you should remember, because those are very prominent one. अगर आप 20 years का भी PYQ उठा के देखेंगे तो हार्डली, अगर आप पेपर पे लिखें, I don't think it would go beyond 30 to 35 articles which is required to remember. तो आपको जब वो चीज़ पता है तो आप वो 30-35 ईजिली अपने एक पेज में समराइज करके आप लिख दीजिए। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको काफ़ी ज़्यादा प्रीलिम्स में अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, सॉरी मतलब पॉलिटी में। इफ़ यू गो ऑन इकोनॉमी में भी सेम गोज कि वहाँ भी 30-40% आपको फैक्चुअल नॉलेज, दैट टू नॉट डायरेक्टली। कुछ स्टेटमेंट में जैसे 3-4 स्टेटमेंट है, एक आध स्टेटमेंट में फैक्ट होता है, पर रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट में तो फिर वो एनालिटिकल टाइप ही होता है, जो आप चीज़ों को कोरिलेट करके भी आंसर कर सकते हैं। तो आई थिंक 30-40% क्वेश्चंस कैन बी फैक्चुअल, बट ऐसा नहीं है। वो फैक्ट्स के पीछे भी अगर आप पैटर्न देखेंगे ना तो इट वुड बी डेटा को कई बार ज़्यादा फजिंग करा जाता है। तो 10% है तो उस पर लिख देंगे 30%, या बहुत ही आउटराइटली ज़्यादा होगा, तो दोज आर एनी वे कैच। राइट। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया का जैसे GDP पूछा जा रहा है या ट्रेंड पूछा जा रहा है, तो आपको ये नहीं लगे कि इंडिया का 15% चल रहा है। आपको पता है कि 5 से 7 का रेंज है, तो वहाँ आपको कोई प्ले नहीं करेगा कि राइट। एक नंबर से आपको आगे पीछे कोई नहीं करेगा। तो आई थिंक फैक्ट्स ओवरऑल रखना एनीवे हेल्प्स इवन इन मेंस। हाँ बिल्कुल, कि आप एटलीस्ट आपके बारे, कंट्री के बारे में या वर्ल्ड लेवल पर अगर फैक्ट्स याद है, दैट हेल्प्स। बट इट शुड नॉट बी अ ब्रेकर फॉर यू कि प्रीलिम्स मतलब नहीं हो सकता है फैक्ट्स के बिना। राइट। तो वाइड स्टडी कई बार, जैसे अभी रिसेंट टाइम में एनवायरनमेंट के अपन क्वेश्चंस देखते हैं, एग्जैक्टली। तो इट टर्न्स आउट टू बी कि जब मेरा लास्ट अटेम्प्ट था तो एनवायरनमेंट के बहुत क्वेश्चंस बढ़ गए और बहुत ही ऑब्जर्वेशनल टाइप क्वेश्चंस हैं। एग्जैक्टली। कि इफ आई रिमेंबर कि विच इज़ द एनिमल व्हिच यूजेस अ टूल टू टेक आउट इंसेक्ट्स, आई गॉट इट रॉन्ग। तो व्हेन आई केम एट होम तो माई वाइफ लाफ्ड कि ये तो तुम गलत कर ही नहीं सकता, अगर तुम नॉर्मल कार्टून्स और जो बच्चे देखते हैं एनिमल वर्ल्ड रिलेटेड चीज़ें, वो तुम नहीं गलत कर सकते। तो मैंने कहा मैंने तो कभी देखा ही नहीं। तो फिर आई टॉक टू सम ऑफ माई सीनियर, दे टोल्ड कि यार ऐसे क्वेश्चंस के लिए नहीं, यू शुड रादर सी डॉक्यूमेंट्रीज समटाइम्स फ्री टाइम में। राइट। जैसे एक डेविड ऑटनबॉरो का है, हाँ वो तो लाइफ ऑन आवर प्लैनेट। राइट। तो मैंने इसको 2 बार देखा फिर लास्ट अटेम्प्ट से पहले। मैंने कहा अब ऐसा कुछ एक्सपीरियंशियल लर्निंग वाला आएगा
तो मैं Right. गलत नहीं करूँगा। राइट जैसे लायंस किंग ये सब हाँ, देखते हैं, हाँ, बच्चे हाँ, देखते हैं, हाँ, बट हमें रियलाइज़ नहीं होता कि इसका स्कोप क्या है। तो राइट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको उसको देखना ही पड़ेगा, पर फ्री टाइम में आप ऐसी चीज़ें देखिए जो वाकई गुड इन क्रिएटिविटी है और आप कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो। तो एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस के लिए कई बार ये भी ज़रूरी होता है, वो फैक्ट नहीं है, आपने कभी सुना है, देखा है, स्क्वायरल का क्वेश्चन है, हाँ। आपने गिलहरी को अगर कभी पार्क में जाते हो और काम करते देखा तो वहाँ तो आपको ज़रूरत ही नहीं थी कि Right. आप कुछ रट्टा मारने की ज़रूरत थी। राइट तो इस तरह के क्वेश्चंस भी हैं जो पेपर को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो मेरे ख्याल से फैक्ट बेस्ड तो नहीं है हर चीज़, हाँ आप अपने आँख कान सब खुले रखे तो भी हेल्प करता है। मैं इसको ऐसे समझता हूँ कि यूपीएससी कम से कम प्रीलिम के लेवल पे और कुछ हद तक मेंस के लेवल पर भी ये सिर्फ आपसे नॉलेज नहीं डिमांड करती, ये अवेयरनेस भी डिमांड करती है, एंड अवेयरनेस आउटसाइड ऑफ द बुक्स, क्योंकि ये चीज़ें आपको किसी भी रिकमेंडेड बुक में या किसी भी रिकमेंडेड मटेरियल में तो मिलने से रहा, लेकिन अगर आप थोड़े अपने कॉन्टेक्स्ट को लेकर के, अपने आसपास को लेकर के अगर आप अवेयर अपने आप को रखते हैं तो यू विल गेट टू नो, यू विल गेट टू एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ दोज थिंग्स। अगर आप याद करें 24 के मेंस का ही ये क्वेश्चन था कि व्हाट आर द चांसेस ऑफ एन एस्टेरॉयड स्ट्राइकिंग अर्थ एंड डिस्ट्रॉइंग ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। यस सर, नाउ दिस इज नॉट समथिंग विच टिपिकली फिट्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, या लेकिन ये बात तो चल ही रही थी कि सम ऑफ देम आर हेडेड टू द अर्थ। यस सर, सो वो अवेयरनेस का तो मामला है, और प्रीलिम में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी अवेयरनेस का मामला बढ़ जाता है। यस सर। तो वो ज़रूरी इसलिए भी क्योंकि कई बार हम लोग जो स्कूल्स में पढ़ते हैं, कॉलेजेस में पढ़ते हैं, तो सिलेबस डिफाइंड होता है, क्वेश्चंस उसी बुक्स में से आता है, तो हम कई बार बियॉन्ड द बॉक्स, इन जनरल हमारा जो एग्जाम पैटर्न भी सेट होता है वो इतना ज़्यादा होता नहीं कि हम लोग बियॉन्ड द बॉक्स सोच रहे हैं। हार्डली आई रिमेंबर कि 1 or 2 फैकल्टीज इन इवन IIT दे विल सेट पेपर इन अ वे कि यू थिंक बियॉन्ड व्हाट वी हैव टॉट, तो जनरली उसमें फिर पेपर में नंबर भी लोगों के बहुत ही मतलब कम हो जाते हैं। एब्सोल्युटली बट वो दैट्स नॉट अ रेगुलर फीचर इवन इन आवर सिस्टम, सो दैट इज़ अ प्रॉब्लम कि जब हम जब सिविल सर्विसेज अटेम्प्ट करते हैं तो कई बार हम लोगों का थिंकिंग अप्रोच डेवलप्ड ही नहीं हुआ रहता है, तो इसलिए कई बार एस्पिरेंट्स को टाइम भी लगता है। क्योंकि जब मैं खुद भी 2018 में देखता था पेपर, तो वहाँ के बाद अब जो पेपर्स आते हैं मुझे और एनालिटिकल लगते हैं। 18 के मेंस के कंपेरेटिवली आज 2024 का पेपर मुझे बहुत, एब्सोल्युटली तो एब्सोल्युटली इट्स लाइक कि वो ट्राई कर रहे हैं टू वीड आउट कि पीपल हु आर नॉट अप्लाइंग थिंकिंग वाइल स्टडिंग। तो आई थिंक दैट शुड बी मतलब द बेस्ट पार्ट कि आपको अवेयरनेस के लिए आपको थिंक करना ही पड़ेगा, आपको वाई हाउ इन सब क्वेश्चंस पे तो आना ही पड़ेगा, मतलब देन Right, ओनली यू विल बी right. इन अ बेटर प्लेस। सो आपका टेंशन भी काफ़ी कम हो जाएगा, राइट बट दैट इज़ अ प्रोसेस विच विल टेक टाइम, राइट राइट कैन नॉट बी डन इन अ डे और सो। राइट। अच्छा, एक क्वेश्चन फ्रेशर्स के माइंड में रहता है, एंड आई हैव टू आस्क दिस क्वेश्चन कि एक पूरे साल के होराइजन में रफली व्हाट इज़ द नंबर ऑफ आवर्स विच शुड बी आवर एवरेज on daily basis? There will be days when we study more, there will be days when we study less, लेकिन एक एवरेज लेकर के चलें विच इफ़ यूटिलाइज्ड वेल तो वो किसी को सिविल सर्विस के प्रिपरेशन के अच्छे रास्ते पे बनाए रख सकता है। सो व्हाट विल बी दैट एवरेज? Basically, so while you are studying, even if you block our calendar from 9 to 9, for example, जैसे अगर आप वर्क नहीं कर रहे हैं और फुल टाइम एस्पिरेंट हैं तो 9 to 9 में आप कैलेंडर भी ब्लॉक करते हैं, तो यू नो कि आप 1 बजे से लेके 2:30 बजे तक आप लंच ही करेंगे, राइट शाम को 6 से 6:30 आप चाय पानी या दोस्तों से बात करेंगे, तो 2 घंटा 2.5 घंटा तो अपने आप एक्सक्लूड हो ही जाता है। मतलब कुछ ना कुछ आप अननेसेसरी एक्टिविटी का, चाहे आप पढ़ रहे हैं तो 10 मिनट 15 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं, तो मेरे ख्याल से अगर उसको सब माइनस कर दें अपन 12 घंटे में से भी, तो आइडियली इट बॉइल्स डाउन टू 8 to 9 आवर्स ओनली। अगर आप बहुत ही डेडिकेटेड हैं और डेली पढ़ रहे हैं तो मेरे ख्याल से 8-9 आवर्स कैन बी गुड ऑप्शन, और डिपेंडिंग कि सबका अपना कैपेसिटी होता है। अगर आप फास्ट लर्नर है, आपको अपना खुद का एस्टिमेशन होना चाहिए कि आप ये टॉपिक इतने टाइम में कर सकते हैं, तो आप उसके 5 घंटे में आप कर लिए तो बाकी दिन आप एंजॉय करो, दैट इज़ ओके। मतलब एवरी वन शुड हैव देयर ओन पोटेंशियल, और अपने पोटेंशियल के हिसाब से कर रहे हो। कोई टॉपिक्स बहुत डिफिकल्ट होते हैं और आप स्लो लर्नर हैं तो आपको शायद 10-12 घंटा भी लग सकता है। तो मेरे हिसाब से सबका सर अपना कॉल होना चाहिए कि मतलब राइट आपका कितना पोटेंशियल है, आप कितना पढ़ सकते हैं। पर एक चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि वीकेंड पे एटलीस्ट हाफ डे आप ब्रेक भी ले लो, रिजुविनेट भी होना ज़रूरी है उतना ही, एग्जैक्टली क्योंकि आपको 1 साल प्लान कर रहे हो। अगर 2 महीने की बात है तो ठीक है, यू कैन
स्ट्रेस आउट योर सेल्फ, बट अगर आपको लंबा जर्नी में जाना है तो यू हैव टू टेक सम स्मॉल ब्रेक्स इन बिटवीन। तो राइट संडे का सेकेंड हाफ यू स्पेंड विद फैमिली फ्रेंड्स, तो आपका थोड़ा माइंड रिजुविनेट हो जाता है। तो मेरे ख्याल से मंडे टू सैटरडे आप थोड़ा हाई इंटेंसिटी पढ़ के फुल संडे भी आप ब्रेक ले सकते हैं, राइट एंड 8-9 आवर्स शुड बी फाइन। राइट राइट। मेंस को लेकर के क्या अप्रोच रखा आपने जनरल स्टडीज़ की अगर हम बात करें? 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर लेते हैं। हाउ डिड यू कवर, हाउ डिड यू अपडेट इट, हाउ डिड यू रिवाइज एंड रिटेन इट, जिसमें हम प्रैक्टिस की भी बात कर सकते हैं। तो मेंस का तो मतलब जैसे कुछ सिविल सर्विसेज की अभी फिलहाल बात कर लेते हैं, हाँ, क्योंकि फॉरेस्ट में तो फिर उसका एक्सटेंशन ही हो जाता है। राइट राइट तो सिविल सर्विसेज का मेंस का कवर करने के पोर्शंस ऑलरेडी मतलब जो प्रीलिम्स का हो जाता है तो ऑलमोस्ट 70% मेरे हिसाब हाँ, से हाँ, सिलेबस कवर हो जाता है। रेस्ट ऑफ द जो पार्ट नए होते हैं वो लाइक पेपर 1 में अपना GS1 में सोसाइटी हो जाता है, राइट एंड ज्योग्राफी पहले कवर हो जाता है, राइट एंड पेपर 2 में फिर IR का एक काफ़ी बड़ा एक सेगमेंट आता हाँ, है, हाँ, सोशल स्कीम्स का आता है। हाँ। ऐसी पेपर 3 में डिजास्टर मैनेजमेंट डिजास्टर हो जाता है, इंटरनल इकोनॉमी के भी सिक्योरिटी, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स आ जाते हैं। करेक्ट, एग्रीकल्चर वगैरह से भी जुड़े हुए टॉपिक्स हैं, और पेपर 4 तो पूरा ही पेपर है। 4 पूरा ही नया है। हाँ तो इसमें कवर करने के लिए पेपर 4 में तो मतलब वैसे बहुत सारे ऐसे टॉपर नोट्स से ही मैंने किया हमेशा ही, मतलब किसी जैसे अनुदीप शेट्टी सर थे 2018 के आई थिंक टॉप 17 टॉपर, टॉपर हाँ तो उनके नोट्स काफ़ी एक्सटेंसिव थे, तो मैंने उनसे ही प्रेप करता रहा ओवर द टाइम। तो मतलब सिलेबस सबको पता है कि मतलब ये नए टॉपिक्स हैं, तो इनको वो 3 महीने में कवर करना चाहिए, शुरू के 1-2 महीने में, 1 महीने में एटलीस्ट। हाँ हाँ एंड बट लेकिन उसके साथ इंपॉर्टेंट है कि ऑप्शनल का डेली, जैसे हम अगर 3 महीने का स्लॉट बनाए तो डेली का 3-4-5 घंटा ऑप्शनल को डिवोट एंड हाफ पार्ट टू द GS। इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी आप टेस्ट सीरीज लें उसको रेगुलरली टाइम पे आप लगाइए। कई बार होता है कि प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते, हमें लगता है कि लास्ट में लिखेंगे, वो लास्ट फिर कभी आता नहीं है, तो वो कवर करना इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जहाँ तक आपने अपडेशन की बात करी कि कैसे अपडेट करना है, तो सर उसके लिए जनरली मैं तो मेंस 365 लेके पढ़ लेता था, जिन जिन पे कुछ नया अपडेट है, स्टैटिक पार्ट के अलावा जो डायनामिक कंपोनेंट है। एंड थर्ड पार्ट यू आस्क्ड अबाउट प्रैक्टिस रिवीजन। तो रिविजन प्रैक्टिस के लिए जैसे आई एम नॉट मेकिंग लाइक आई एम नॉट गुड एट मेकिंग नोट्स, तो मेरा जनरली जो मैं बुक पे पढ़ता हूँ उसी पे स्क्रिबल्ड रहता है, और हाइलाइटर से यूज़ करके कि क्या इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं या फिर क्या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो मेरा तो मतलब मेरा है कि मल्टीपल रिवीजन थ्रू स्किमिंग। तो मुझे ऐसे सिर्फ माइंड में ट्रिगर्स चाहिए होते हैं कि जैसे ये टॉपिक, जैसे फॉर एग्जांपल मैं पॉलिटी का कोई टॉपिक ओपन करता हूँ, तो मैं जिस उस टॉपिक ओपन करूँगा और फिर मैं देखूँगा, बस याद करने की कोशिश करूँ कि इधर क्या कंटेंट था, इधर क्या कंटेंट था, तो उससे मेरा थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन हो जाता है। तो कई सब्जेक्ट्स होते हैं इसमें लिखने का मतलब नहीं लगता है, जैसे लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको आपको लिखना ही पड़ता है, क्योंकि वो बहुत ही, जैसे GS3 की मैं बात करूँ तो इकॉनमी में PDS पे क्वेश्चन आपका आता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे, फिर मॉडल्स, इन्वेस्टमेंट मॉडल्स। तो ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिसमें आप 2 पेजर नोट्स मिल भी जाते हैं, अगर आपको खुद नहीं लिखना है तो डेफिनेटली बहुत ही टॉपर्स ने अपना काफ़ी कंसाइज नोट्स दिया हुआ है, तो उनको आप डाउनलोड करके प्रिंट करके उसमें आप अपने भी कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स, डेटा या ओपनिंग रिमार्क्स आप क्या देना चाहेंगे या क्लोजिंग वैसा ऐड कर सकते हैं। करेक्ट। तो मेरे ख्याल से मार्केट में बहुत चीज़ें हैं, आप एक कोई भी एक पिक करके उसमें अपने हिसाब से जो कुछ नया मिलता है, अगर वो बेस मटेरियल आप ढूंढ लीजिएगा, टाइम कम है, और फिर उसमें आप अपडेट कर लीजिए, तो दैट हेल्प्स। राइट। फॉरेस्ट सर्विस के लिए आपने फॉरेस्ट्री और जियोलॉजी लिया था, इन दोनों के पीछे क्या रीज़न था और तरीका क्या रहा इसके प्रिपरेशन का? सर फॉरेस्ट्री तो एक तरह से इसलिए लिया था कि मुझे लगा कि फॉरेस्ट सर्विसेज में जा रहे हैं और थोड़ा सिंपलर साइड पे भी ये सब्जेक्ट है, और ये लगा कि अगर इसका नॉलेज रहेगा तो आगे काम ही आएगा। मतलब अगर इफ़ एट ऑल जब आप कुछ प्रिपेयर करते हो, लगता है कि सिलेक्शन तक माइंड में तो लेके आना ही पड़ता है। राइट। तो फॉरेस्ट्री इसलिए लिया था। जियोलॉजी इसलिए लिया था क्योंकि इसका काफ़ी सालों से लोग ले रहे हैं, तो मार्केट में मटेरियल्स की कमी नहीं है, एटलीस्ट टॉपर नोट्स की कमी नहीं है, कोचिंग की कमी है बट टॉपर नोट्स की कमी नहीं है। और दूसरा ये था कि मेरा स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड था, तो समवेयर आई गेट 30 to 40% ओवरलैप इन द टेक्निकल सब्जेक्ट्स, जैसे जनरल जियोलॉजी एंड स्ट्रक्चरल जियोलॉजी इज़ वेरी कॉमन टू व्हाट आई हैव स्टडीड इन सिविल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल जियोलॉजी। तो ये 3 पोर्शन तो मेरे स्ट्रेट अवे, लाइक अगर मैं मार्क्स के कंटेक्स में बात करूँ,
तो 400 में से 100 नंबर 1/4 तो मेरा डायरेक्टली ओवरलैप था, तो मुझे थोड़ा कम टाइम में भी ये टेक्निकल टॉपिक्स मैं पिक कर सकता था, तो इसलिए सर जियोलॉजी लिया एंड इट हैज़ बीन स्कोरिंग इन रिसेंट टाइम एज वेल। राइट एंड आई हैड वेरी लेस टाइम ऑल्सो, तो आई थॉट कि जहाँ पे बेस्ट गाइडेंस अवेलेबल है लेट्स Right. ट्राई टू हैव इट। राइट। आईएफएस के जीके के लिए और इंग्लिश के लिए अलग से कितनी तैयारी करनी पड़ी और वो तरीका क्या था या नहीं करनी पड़ी? मतलब सिविल सर्विसेज सितंबर एंड में ख़त्म हुआ था लास्ट Correct, ईयर correct, कंटेक्स्ट में अगर correct. देखें तो, और फॉरेस्ट के बीच में तो मेरे पास सिर्फ अराउंड 45 to 48 डेज था प्रिपरेशन के, तो मुझे ये लगा कि जीएस और इंग्लिश पे तो मैं टाइम नहीं स्पेंड कर पाऊँगा, क्योंकि दोनों अपने आप में 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट 800 मार्क्स के हैं, तो यहाँ तो अगर मैं कुछ नहीं पढ़ूंगा तो इट्स ऑल टेक्निकल, तो अगर आपको आता है तो आप लिखोगे क्या पेपर में, राइट तो राइट विल बी क्लीन बोल्ड, तो वो हो नहीं सकते। तो Right. फिर जीएस सर पूरा ही मतलब ऑलमोस्ट 45 डेज में आई नेवर टच्ड इट, अच्छा क्योंकि सिविल सर्विसेज में वैसे भी काफ़ी ग्रिलिंग हो जाती है एनालिटिकल right, क्वेश्चंस की, right, और right. आप हाई इंटेंसिटी में पढ़ भी रहे होते हो लास्ट 3 महीने से जब से प्रीलिम्स का हम्म। रिजल्ट आया होता है। तो जीके को मैंने 2 दिन दिया था, जैसे 24 नवंबर को जीके का पेपर था, हाँ 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 तो मैंने 21-22 2 दिन और ब्रश अप करने के लिए। ब्रश अप करने के लिए, Right. वो भी मतलब जो उन्हें पुराने नोट्स थे क्विकली Right, उसको बस गो right. थ्रू सो दैट कि कहीं आर्टिकल्स ना भूल जाओ ये, बट लकीली आई गॉट वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन जीके। राइट एंड इंग्लिश के लिए एक चीज़ है कि कर सकता था और कोशिश भी करी बीच बीच में मैंने, क्योंकि ग्रामर पढ़े हुए स्कूल के टाइम पे पढ़ा होता है, कई बार हम चीज़ें लगता है कि इंट्यूशन से कि शायद ये सही होगा, पर जनरली ऐसा नहीं कि वो सही होता है ग्रामर वाइज, और ग्रामर काफ़ी स्कोरिंग होता है, तो ये ज़रूर ट्राई कर रहा था कि मैं डेली आधा घंटा टुवर्ड्स द मतलब एंड ऑफ माई डे, कि जब पूरा हाई इंटेंसिटी सब्जेक्ट पढ़ लिया जियोलॉजी एंड फॉरेस्ट्री डेली का थोड़ा टाइम देके, तो टुवर्ड्स एंड 1 घंटा आधा घंटा सिर्फ कभी हफ्ते में 2-3 बार ऐसा पॉसिबल होता था, 1 घंटा मैं फिर इंग्लिश के थोड़े ग्रामर्स को ब्रशअप करता था। राइट और जो मैंने एसे राइटिंग करी थी अपने सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन पे, तो वो फिर मैंने उठा के थोड़ा सा रिवीजन कर लेता था कि मैंने क्या लिखा हुआ है, राइट 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 जिसमें जान लिया है। ओके। और इस बार आपने सिविल्स का भी इंटरव्यू दिया था? नो सर, अच्छा आई फेल्ड। ओके अच्छा नहीं फेल नहीं आई डिडंट क्लियर। हाँ दे मिस्ड यू यू वुड हैव मेड ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन द सिविल सर्विस ऑल्सो। तो फॉरेस्ट सर्विस के अगर हम इंटरव्यू का अनुभव पूछें कि इंटरव्यू कैसा रहा और इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए और इंटरव्यू की तैयारी किस तरह से आपने की थी? यस सर, तो 13 जनवरी को मेंस का रिजल्ट आया था फॉरेस्ट सर्विसेज मेंस का, और जब उसका क्लियर हुआ तो मैं जब 1 साल से जॉब नहीं कर रहा था तो मैंने जॉब स्टार्ट कर दिया था, एक्चुअली 9 जनवरी को मैंने जॉब भी स्टार्ट कर दिया था, तो मेरे पास ये एक चॉइस था कि अब मैं क्या करूँ। तो बट ये एक गुड पार्ट ये होता है फॉरेस्ट का इंटरव्यू का कि ऑलमोस्ट आपका अप्रैल एंड में जाता है, राइट राइट अप्रैल 4th वीक जैसा, तो आपके पास एक अच्छा खासा 3-3.5 महीने का टाइम होता है जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हो। तो जॉब के साथ तो मेरे लिए प्रिपरेशन was made easier even by you also, because by contributing to the regular 3 days classes from 6 to 8, I used to get over by, like, I used to complete my work by 6, and 3 hours I used to switch, 2 hours I used to switch for 3 days to your lecture which I took, and after that rest of the 3 days, since I had a timetable in my mind, so I used to talk with my peer group and do one-to-one practice with the old transcripts. Right. So that happened, and I was in Bangalore those days, so I used to go to local coachings also to give 1 or 2 mocks, and so that has helped to, at least you are aware of your environment when 4 people are there in person, you are talking, so it hones your personality also, कि थोड़ा सा आप कब रुकना है, कब पॉज लेना है, when you want to say sorry, आपको ब्लफ नहीं करना है, ये सब चीज़ें आप थोड़ा सीख जाते हैं कि हाउ टू बी ऑनेस्ट, यू आर ऑनेस्ट, बट वहाँ पे कई बार होता है हमें एक फियर होता है पहली बार जब मॉक भी देते हैं कि जैसे मेंस में होता है ना कि आपको कोई भी क्वेश्चन आया तो आपको लिखना ही लिखना है, हाँ. छोड़ने से तो आपको नंबर ही नहीं आएगा, राइट पर यहाँ पे छोड़ना कई बार एक अच्छी स्ट्रैटेजी भी होती है, Absolutely. क्योंकि आप सुलझने की जगह उलझ जाते हो, राइट तो वो इम्पॉर्टेंट है कि आप कैसे सुलझे रहो, उलझना नहीं है। एंड टुवर्ड्स द एंड फिर मैं दिल्ली आया था, तो यूपीएससी का तो मेरा इंटरव्यू था 23 अप्रैल को, राइट तो 23 अप्रैल को था, तो
थोड़ा डर तो होता है क्योंकि लास्ट हाँ, अटेम्प्ट हाँ। था तो एक प्रेशर भी होता है। राइट राइट और फॉरेस्ट में एक ये भी है इशू कि आपको आपके मेंस का नंबर पता नहीं है। राइट एंड जब आप कम दिनों में प्रिपरेशन करते हो और आपको लगता है कि मैं कहीं अगर लास्ट एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम में हूँ मार्क्स वाइज, तो मेरा तो यहाँ इंटरव्यू में जितना भी अच्छे नंबर ला लो मेरा तभी भी नहीं होगा। तो एक फेयर ये रहता है कि यू हैव टू मैक्सिमाइज एज मच एज पॉसिबल योर स्कोर। राइट तो जब आप वो यूपीएससी के मतलब उधर जाते हैं तो सुबह सुबह आपको बोर्ड का एलोकेशन होता है कि राइट कौन सा बोर्ड होगा। तो मेरा फर्स्ट आफ्टरनून मेरा फर्स्ट ही था इंटरव्यू, तो आई वाज फर्स्ट टू गो। एंड एक थोड़ा नर्वसनेस ज़रूर था रूम में जब एंटर करते हैं, तो रहता है कि अब क्या पूछा जाएगा, कहाँ से आएगा। बट आई थिंक इंटरव्यू बोर्ड इज़ वेरी वेरी कॉर्डियल। आई स्टिल रिमेंबर शुरू के 1-2 मिनट मेरे केस में एटलीस्ट दे मेक मी एट ईज। दे जस्ट जोक्ड कि यू हैव बीन इन सूरत एंड व्हाट डू यू मिस अबाउट सूरत। And I told jokingly that sir I don't get surti locho anywhere. राइट So he was like कि आपको खमन मिल जाता है खाने को। तो मैंने कहा खमन माई वाइफ कुक्स वेरी वेल। तो बट वो था कि कई बार होता है कि इंग्लिश में भी लोग बोलते हैं कॉन्वर्सेशन होता है, बट मेरा तो शुरू के 2 मिनट कॉन्वर्सेशन स्टार्टेड इन हिंदी। आई वॉज मोर कंफर्टेबल। देन शुरू में होता है नर्व्स काम डाउन हो जाता है अगर आपका थोड़ा हंसी का माहौल हो गया। तो देन इट हैपेंड एंड देन द एक्चुअल क्वेश्चन स्टार्टेड। So they covered something from my DAF, something beyond DAF also. So technically questions भी थे कुछ। दूसरा एक पैनल मेंबर ही वाज वेरी इंटरेस्टेड इनटू IIT बॉम्बे का कैसा है कि रिसर्च कल्चर है अगर, तो वाई नॉट गेटिंग नोबेल प्राइजेस, नोबेल प्राइज़ क्यों नहीं मिलता, वेयर आर वी लैकिंग, देन सम इंडिया चाइना कंपेरिजन ऑफ रिसर्च। तो इन सब क्वेश्चंस के मैंने वैसे कभी प्रिपरेशन भी नहीं करी थी टुवर्ड्स द मॉक। मतलब मैंने 4-5 मॉक दिए 1-to-1 करा, बट the aspects they covered, almost I would say that hardly 30-40% aspect was covered in the past. So interview, but they were very coordinative, so they were patiently listening to your arguments. राइट Sometimes they were not agreeing on their face, you can sense that, but my job was not to sense their face, Right. rather with whatever limited capacity of knowledge I had, Right. I have to perform better. So in that way it happened. And also I would say that current developments we must be abreast of. तो एक one panel member was asking कि पूरा political developments, and since I have worked for almost 5 in financial technologies, तो cyber security became a topic राइट कि how this financial frauds and all of these things are happening. एक पैनल ने फिर पूरा फॉरेस्ट्री टाइप क्वेश्चन पूछा था ऑन माई नेटिव कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, इट इज़ इन प्लेन्स और माउंटेन्स, वहाँ का इकोसिस्टम कैसा है, व्हाट काइंड ऑफ स्पीशीज आर देयर। तो काफ़ी ऐसे वेराइटी ऑफ मतलब आर्ग्यूमेंट्स दे कवर्ड। इट वाज अ होलिस्टिक इंटरव्यू एंड आई लव्ड इट। बट जब आप बाहर निकल जाते हो तो आपको बस एक मन में फेयर रहता है कि मैंने कुछ ऐसे गलत तो नहीं बोला, तब तक कि इंटरव्यू के रिजल्ट्स नहीं आते। राइट आपके मार्क्स कैसे रहे इंटरव्यू में? सर आई गॉट 195। दैट इज अ I गुड think स्कोर। हाँ हाँ दैट इज नॉट अ वेरी गुड गुड स्कोर। बट डिसेंटली एवरेज। हाँ हाँ इट इज़ अबव गुड। हाँ Yeah. इट इज़ अबव गुड डेफिनेटली। अच्छा सनीश, टू कंक्लूड आवर कॉन्वर्सेशन, एक ही सवाल में 2 क्वेरीज मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। पहली बात ये कि इफ़ आफ्टर ऑल दिस जर्नी द विजडम दैट यू हैव एक्यूमुलेटेड, इफ़ यू कुड स्टार्ट इट ऑल ओवर अगेन, वो क्या गलतियां हैं जो आप नहीं करेंगे इस पर पक्के तौर पे? अगर आपको कोई मौका दे कि आपको एक अटेम्प्ट और दिया और आप तैयारी करें, दो देयर इज़ नो रीज़न टू प्रिपेयर, लेकिन वो क्या गलतियां हैं जो आप नहीं करेंगे? और क्वेरी का दूसरा पार्ट ये है कि जो लोग 26-27 के लिए एस्पायर कर रहे हैं, उनके लिए क्या सजेशन होंगे आपके? यस सर। तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट अगर इफ़ हैव टू गो ऑल ओवर अगेन, मैं मिनिमम इंश्योर करूँगा कि मैं 1 साल प्योरली दूँ इसको, क्योंकि सब्जेक्ट वाइड है, नॉलेज गैदरिंग बहुत होता है एंड थोड़ा बहुत नोट्स मेकिंग पे भी वर्क करना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है मेंस जब आप मिस करते हो वो इस वजह से होता है कि जब लास्ट के 5-10 डेज होते हैं, ना आई वांट टू रिवाइज लॉट ऑफ थिंग्स, तो स्किमिंग हेल्प्स इन प्रीलिम्स। आप पेपर पढ़ लिए खूब सारा, मतलब ब्रेड्थ ऑफ नॉलेज यू हैव, बट आपको डेप्थ नहीं मिलता है। तो जब मेंस लिखने जाते हैं तो रिवीजन बिकम चैलेंजिंग। तो थोड़ा बहुत नोट मेकिंग करना इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट इन सब्जेक्ट्स में आप बहुत कंफर्टेबल नहीं है तो वो डिले नहीं करना चाहिए। एंड दूसरा कि
प्रीलिम्स के लिए भी एफर्ट डालना चाहिए टू क्लियर इट, क्योंकि पहला पड़ाव है और उसका रखना चाहिए। और हॉलिस्टिक प्रिपरेशन कि आपको रेगुलरली मतलब मॉक्स देते रहो इवन फॉर मेंस पहले से, क्योंकि वो आजकल जैसे इस साल हम देखें तो हार्डली 70 या 75 डेज का पीरियड है राइट बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस, उसमें भी 12 दिन रिजल्ट्स में चले गए। हाँ हाँ तो यू आर कॉट ऑफ गार्ड। तो जब आप करेक्ट नेक्स्ट डे प्रेप कर रहे हैं तो आपको ये भी लगेगा कि हो सकता है वो 60 ही दिन हो, राइट कम हो जाए, आपको नहीं पता। तो उसके लिए प्रिपरेशन आप थोड़ा पहले से रखिए, तो आपको उस समय सिर्फ रिवीजन करके सिर्फ लिखने का रहेगा। राइट एंड ऑप्शनल पे फोकस करना चाहिए फर्स्ट फेज में जब phase हाँ करना बिफोर चाहिए। हाँ इफ क्योंकि यू वाइंड मैंने, अप बिफोर दिसंबर। यस सर, फर्स्ट टाइम आई रोट मीन्स तो मैंने मेरा प्रीलिम्स के बाद मैंने ऑप्शनल पढ़ा, वाज नॉट एबल टू स्कोर। तो वो एक थोड़ी गलती रही है मतलब। राइट तो मुझे लगता है ये दो चीज़ें। राइट और प्लस एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपका मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ दोनों को आप सिंक में रखो। दैट कैन बी अचीव कि जब आप टाइम टेबल बनाते हो तो जनरली हम 9 to 9 का अपना टाइम टेबल पढ़ने का बनाते हैं, उसके 1 घंटे पहले का भी आप टाइम टेबल बनाओ कि यू शुड गो फॉर एटलीस्ट 2-3 किलोमीटर्स ऑफ जॉगिंग, 15 मिनट 20 मिनट, इंश्योर यू डू एक्सरसाइजेस। क्योंकि आई हैव मेट माई फ्यू ऑफ फ्रेंड्स हु गॉट ट्रबल विद देयर शोल्डर, देयर गॉट टू राइट मेन्स बट नाउ दे आर नॉट एबल टू जनरेट एनफ पावर। तो मेरा कहना है कि अगर आप थोड़ा स्वस्थ रहते हैं तो एक तो आपको दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई भी डे आपका ऑफ नहीं होता है, यू आर मेंटली फिट। तो ये इंपॉर्टेंट है जो लोग मेरे ख्याल से इनग्रेन नहीं करते हैं काफ़ी लोग। राइट तो यू शुड वर्क अपॉन योर, बिकॉज दैट इज़ एन एक्सटेंशन टू यूज, विद दैट इनेबल्स यू टू स्टडी फॉर 10 hours 11 hours अ डे अगर आपको जब ज़रूरत पड़ती है एब्सोल्युटली तो वो करना चाहिए। दूसरा फैमिली के साथ, जो कि सबके अपने अपने प्रायोरिटीज़ होती हैं, बट आपको डिसाइड करना चाहिए कि व्हाट इज़ योर प्रायोरिटी। जैसे मैं मैरिड था टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस जर्नी, एटलीस्ट 2 अटेम्प्ट में, तो मुझे पता है कि मेरा फोकस शुड लाई इन माई स्टडीज़ एंड टू माई इमीडिएट फैमिली, लाइक माई वाइफ वॉज लिविंग विथ मी। तो लोग जब जॉब करते हैं तो उनके कुछ अलग ही परेशानियाँ होती हैं, तो दे वॉन्ट अ ईयर कि आप उनको सुनो, ताकि तो घर में जब आपका कोहरेंस होता है, मेंटल पीस होता है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट होता है, तो दैट हेल्प्स। इसलिए मैं पहली चीज़ कह रहा था कि कई बार आपकी जो पर्सनल चीज़ें हैं उसको भी सॉर्ट करो, ताकि आप मेंटली वो रहो स्टेबल, राइट आपको कोई इश्यूज मेंटली आप फ्री रहें। आप मेंटली आप फ्री रहो, हम्म आप परेशान नहीं रहो कि घर में क्या चल रहा है और मैं Right, जितना दूर बैठा हूँ राइट तो मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता। राइट तो आई थिंक एक हॉलिस्टिकली एस्पिरेंट्स को सोचना चाहिए कि अगर आपके पास टाइम है आप 1 साल फुल फ्लेजेड दीजिए, बट उसके बाद फिर प्लान बी के बारे में भी आप सोच सकते हैं, कोई गलत नहीं है। राइट इनफैक्ट इट बिल्ड्स कॉन्फिडेंस, आपके अंदर से वो फियर थोड़ा कम हो जाता है कि अब ये नहीं होगा तो क्या। राइट तो वो क्वेश्चन जो आपको बार बार लगता है कि आप जब 5 साल के एस्पिरेंट हो जाते हो तो आपको लगता है कि आई एम 5 years अवे फ्रॉम व्हाट माई फ्रेंड्स आर डूइंग, तो उससे बेटर आप 2 साल प्रॉपर प्रेप करो, अटेम्प्ट्स करो, देन यू कैन टेक अ लाइट जॉब या साइड प्रोजेक्ट्स। Right, आपकी right. प्रोफाइल भी धीरे धीरे बिल्ड होती जाती है। राइट जैसे फॉर एग्जाम्पल हम जब डैफ भी भरते हैं, लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड कि आपने कहाँ जॉब Absolutely. करी है, Right, क्या right. हॉबी क्रिएट करा है, राइट कम्युनिकेशन स्किल्स होता है। कई बार हम एक ही Right. कमरे में बैठे रहते हैं तो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स भी नहीं डेवलप होती हाँ हैं। हाँ हाँ तो ये सब करना चाहिए कि प्लान बी पे भी वर्क लोगों को करना चाहिए मेरे हिसाब से, मतलब। Right, right. No, that is so complete set of advice. So we have to finish this conversation, and thank you so much again for taking out time. And I'm sure कि जो भी इसको यहाँ तक देखा होगा, they will have a lot of takeaway from this conversation. Thanks again. थैंक यू सो मच। Thank you. थैंक यू।